blog to check the syllabus, and that is sayyedirfanali.wordpress.com. ठीक है, इसमें आप जाएंगे, मैं सब्जेक्ट्स में आपको EMF कोर्स कंटेंट देखेंगे, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे सिलेबस है। सिलेबस में फर्स्ट यूनिट जो है ये प्योरली इसका जो पार्ट है वो वेक्टर एनालिसिस के ऊपर है। आपको वेक्टर्स पूरी स्टडी करना है, वेक्टर्स के ऊपर, बाद में फिर ऊपर उसके ऊपर जो है डाइवर्जेंस थ्योरम और ये सब पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है पहले। इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ है क्या आपको? यस, टेल मी अबाउट द कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसको पता है क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम? क्योंकि हम इसको काफी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और ये जो एग्जाम होगा ये जो है एमसीक्यूज नहीं होना, मुझे लगता है कि एमसीक्यूज नहीं होगा ये, क्योंकि चांसेस है कि ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, आपको कॉलेज में आके जैसे नॉर्मल होता है एग्जाम वैसे ही होगा, क्योंकि इसके अभी टाइम अपने पास है, शायद ये होगा अप्रैल एंड या मई में। ठीक है, तो चांसेस है कि कॉलेज में आके आपको एग्जाम देना होगा। तो इसमें हमको पूरा ही पढ़ना है, एमसीक्यू नहीं, पूरा कंटेंट पढ़ना है आपको। तो मुझे बताएं आप कि आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है क्या? किसको अच्छा नहीं पता तो नहीं बोलेंगे आप, पता है तो हाँ बोलेंगे कुछ आपको, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन करते रहना है। चलो ठीक है, और किसी को पता नहीं है? किसी को भी नहीं? एक मिनट, एक प्रॉब्लम सर अर्थ पे लोकेशन पॉइंट करने के लिए यूज करते हैं, लोकेशन ढूंढने के लिए अर्थ का। हाँ, इसको क्या प्रॉब्लम है नारायणी को? सर मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा। बस इसमें कार्टेशियन सिस्टम और सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल सिस्टम, तीन सिस्टम देखना है। कार्टेशियन सिस्टम का मतलब होता है रेक्टेंगुलर सिस्टम, जो आप ऑलरेडी पढ़ते आए हैं, 2 डायमेंशन सिस्टम। ठीक है, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट होता है। कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑलरेडी आप फेमिलियर है इससे। जो आप ग्राफ बनाते हैं ना, जितने भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं उसके ग्राफ बनाते हैं, सारे कार्टेशियन सिस्टम है। जो आप सामने ग्राफ देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप ग्राफ ये? यस सर, दिख रहा है सर। हाँ, तो ये जितने ग्राफ है कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है। और अभी तक हमने जो है 2 डायमेंशन सिस्टम पे वर्क किया, जैसे आपने वीआई कैरेक्टरिस्टिक डायोड का बनाया है, और आपने ट्रांजिस्टर का भी इनपुट आउटपुट बनाया है। तो सारे के लिए आपने ये यूज किया है सिस्टम। इसमें 3 डायमेंशन वाला भी आता है, एक्स वाई जेड 3D। अपने को ये पढ़ना है 3 डायमेंशन सिस्टम। इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई एंड जेड, जैसे आपको सामने दिख रहा है यूट्यूब पे। चलो ये ठीक है, एक्स वाई जेड, इसमें 3 आपको प्लेन्स दिख रहे होंगे। ये सामने जो फिगर दिख रही है आपको, मैसेज आएगा इसमें। ठीक है, तो हम ये सिस्टम देख रहे थे। इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें एक्स वाई जेड तीनों है। यहाँ पे एक्स राइट साइड में बना है, वाई ऊपर दिख रहा है आपको, जेड सामने दिख रहा है। इसको आप किधर भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, लेकिन ये हमेशा जो है इसी तरह से होगा, एक्स और वाई और जेड और एक्स के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल होगा हमेशा। सारे राइट एंगल होंगे और सारे परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से। यहाँ पे एक्स वाई अगर आप देखते तो एक्स वाई नाम का एक प्लेन बनेगा। जैसे आप ब्लू कलर का जो प्लेन देख रहे हैं, ब्लू कलर का जो प्लेन है, इट इज कॉल्ड एज एक्स वाई प्लेन, बिकॉज इट कंटेन्स बोथ द एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आपको एक प्लेन में दिख रहे हैं, इसलिए उस प्लेन का नाम क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लेन। अगर आप ग्रीन वाला प्लेन देखते हैं, ग्रीन वाला प्लेन जो है उसके अंदर कौन से एक्सिस दिख रहे हैं आपको, बताओ? बोलो। वाई जेड सर एक्स वाई जेड दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है आपको सबको? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो ये जो ग्रीन वाला प्लेन है, इसका नाम हो जाएगा वाई जेड प्लेन। ठीक है, इसका नाम रहेगा वाई जेड प्लेन। उसी तरीके से यहाँ पे आपको एक ऑरेंज कलर का प्लेन दिख रहा है। ये प्लेन, इसमें कौन से एक्सेस है? एक्स और जेड रहेंगे ऑरेंज में। तो इसका प्लेन का नाम ही हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। ठीक है, तो ऐसे प्लेन्स है, एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, एक प्लेन है वाई जेड और एक है एक्स जेड।
ठीक है, जेड एक्स नहीं वो कहते हैं हम एक्स जेड, जो पहले आता है उसको पहले बोलते हैं, जो बाद में आता है उसको सीक्वेंस क्या है, एक्स के बाद आता है वाई, वाई के बाद जेड, जेड के बाद फिर एक्स आता है, लेकिन जब दोनों को साथ में बोलेंगे तो एक्स जेड ही कहते हैं। ठीक है, एक्स जेड प्लेन। इसके एक और नाम है, इसका नॉमेनक्लेचर नाम देने का जो तरीका है, एक होता है प्लेन को उस नाम से पुकारो जिस ना जो एक्सिस उसके अंदर है। जैसे अब ब्लू कलर का जो प्लेन है उसको हम इस नाम से पुकार रहे हैं कि जो एक्सिस में है कौन से है, एक्स और वाई, तो एक्स वाई प्लेन कहते हैं। इसका एक और तरीका है, इसको हम कह सकते हैं जेड प्लेन। तो इसका दूसरा तरीका पुकारने का है कि वो एक्सिस के नाम से पुकारो जो उसमें नहीं है। जेड प्लेन का मतलब होता है ब्लू प्लेन, बिकॉज जेड इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लेन, because z is perpendicular to the plane, because so it is called as z plane। समझ में आया कि ये यस सर। उसी तरीके से मुझे बताओ, जो ग्रीन प्लेन है उसको क्या पुकारेंगे? What will call the green प्लेन? yes एक्स प्लेन। x plane, green is x plane, ठीक है, and orange is वाई प्लेन। Y plane. y plane। So there are three planes, x plane, y plane and z plane। So simply by calling the plane by name मतलब x or y or z, we can represent them। Either we can call by the axis present in the plane, that is xy plane or yz plane or xz plane। In this case, when we call by two axis names like xy or yz or xz, if there are two names present in the name, two axis names are present, then it will be it means that both axes are present in the plane। And in if a single name is present in the name like z plane or y plane or x plane, then it means that the axis is perpendicular to that plane। अगर सिर्फ x plane कहूंगा इसका मतलब ये है कि x उस प्लेन में नहीं है, परपेंडिकुलर है उससे। और अगर एक्स वाई बोलूंगा तो उसका मतलब ये है कि एक्स वाई दोनों उस प्लेन में प्रेजेंट है। तो आपको देखना है कि नाम जब पुकार रहे हैं तो उस नाम में एक नाम है एक्स या दो नाम है, जैसे कि एक्स वाई। तो ये दोनों आपको ध्यान देना होगा कि जब हम एक्स प्लेन बोलते हैं इसका मतलब होता है कि एक्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट कंटेन्स वाई एंड जेड एक्सिस। अगर मैं कहूंगा वाई प्लेन, इट मींस दैट वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन व्हिच कंटेन्स एक्स एंड जेड एक्सिस। ये आपको उसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। और इसमें दो एक्सिस कोइंसाइड होते हैं, जहां पे दो एक्सिस एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं, उस जगह आपको क्या मिलता है? दो एक्सिस अगर मिल रहे हैं तो आपको एक प्लेन मिलता है। मतलब जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर मिल रहे हैं तो आपको यू आर गेटिंग अ ब्लू प्लेन। बट व्हेन यू आर टेकिंग थ्री एक्सिस, जब तीनों एक्सिस एक दूसरे से मिलेंगे तो उस जगह आपको प्लेन नहीं मिलता, उस जगह आपको कंप्लीट वॉल्यूम मिलता है। एक्स वाई जेड गिव्स यू अ वॉल्यूम, xy gives only plane and x gives a line। The x means line और xy means plane, xyz means volume। ठीक है, ये तीन चीज आपको याद रखना है। x का मतलब होता है लाइन, x मतलब होता है लाइन, x प्लेन नहीं, x एक्सिस। x अगर लिखा है रे या सेगमेंट x लिखा है इसका मतलब ये लाइन है, और xy अगर लिखा है इसका मतलब होता है प्लेन। देन xyz तीनों लिखा है इसका मतलब होता है ये वॉल्यूम है। ये समझ में आएगा आपको? यस सर, समझ गए। तो ये हो गया, ये है रेक्टेंगुलर सिस्टम। इसके अंदर जो है, अब इसमें अगर आपको पॉइंट को लोकेट करना है, जैसे यहाँ पे मैं आपको सामने एग्जांपल देता, जैसे ये एग्जांपल देखो। अब इसमें x किधर है? x आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, y राइट हैंड साइड में है, मतलब ग्राउंड पे है, और z इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। मतलब आप समझ लो जमीन पे आप है, जमीन पे आपके लेफ्ट में x डायरेक्शन में जा रहा है और y जो है राइट साइड में जा रहा है, और ऊपर जो है z जा रहा है। तो इस केस में अगर आप पॉइंट P अगर आपको हवा में कहीं है तो उसका डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? पॉइंट P जो है हम देख सकते हैं, पॉइंट P जो है z एक्सिस नहीं कहेंगे बल्कि ये y एक्सिस से जो है x डिस्टेंस दूर है। ठीक है, यहाँ देखो y एक्सिस से जो डिस्टेंस उसका x है, यहाँ देख सकते हैं y एक्सिस से जो है x दूरी पर है। मतलब इसका x डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालना है तो x डायरेक्शन कहाँ से देखेंगे? हम y से देखेंगे, जो कि x यहाँ पे मेजर कर सकते हैं उसको। ओरिजिन से x डायरेक्शन में डिस्टेंस का
x है, और ओरिजिन से y डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस y है, ओरिजिन से z डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस z है। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको क्या करेंगे, सबसे पहले x डायरेक्शन में आप जो है x यूनिट्स आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक पहुंच गए। फिर उसके बाद y डायरेक्शन में आप y यूनिट्स आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ तक पहुंच गए। फिर उसका z डायरेक्शन में z यूनिट्स पहुंचेंगे तो यहाँ तक पहुंच गए। मतलब इफ यू वांट टू रीच दिस पॉइंट, देन जस्ट यू हैव टू वॉक इन दिस डायरेक्शन। आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से x डायरेक्शन में आप x यूनिट्स चलेंगे, फिर उसके बाद जहां पहुंचेंगे x एक्सिस पे वहां से y डायरेक्शन में आप चलेंगे y यूनिट्स, उसके बाद z डायरेक्शन जाएंगे z यूनिट। इस तरीके से आप इस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और एक इसका एक और तरीका है वेक्टर फॉर्म में। जैसे ये होता होगा, तो ये तो हो गया जस्ट नॉर्मल तरीका। एक होता है वेक्टर फॉर्म में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, x डायरेक्शन का और y डायरेक्शन का जो है दोनों का आप वेक्टर का सम करेंगे। x डायरेक्शन में यहाँ पे एक वेक्टर ले लेंगे। एक काम करते हैं, इसको हम करके देखते हैं पेंट में, ठीक है, ताकि आपको इसकी इमेज कॉपी कर लेते हैं। अब ये जो है इसमें मैं क्या बता रहा था, इसमें हम वेक्टर ले लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे वेक्टर का ये हो गया वेक्टर, ठीक है। इसको कलर दे देते हैं हम अपनी मर्जी का, रेड अच्छा है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से ओरिजिन से एक वेक्टर बनाएंगे इस डायरेक्शन में यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा वेक्टर बनाएंगे y डायरेक्शन का। उसकी y वेक्टर की लेंथ रहेगी y, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम कैसे होता है, x वेक्टर प्लस y वेक्टर, वेक्टर का एडिशन जैसे करते हैं मेथड, उस मेथड से हम इसको ऐड करेंगे तो यू विल बी गेटिंग अ वेक्टर दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक रहेगा। जब दो वेक्टर को आप ऐड करेंगे x और y को, तो आपको एक वेक्टर मिलेगा दोनों के बीच का, जो यहाँ पे आके रुकेगा। समझ में आया कि ये? यस या सुनो? यस सर। हाँ, उसके बाद ये जो Yes, वेक्टर sir. मिला, इस वेक्टर का नाम रहेगा एक्स वाई वेक्टर। एक नाम अपन अपने मर्जी में रख सकते हैं, इसका नाम आप ए रख सकते हैं। हम लिखेंगे दिस इज वेक्टर ए वेयर ए इज सम ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसा नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये एक वेक्टर हो गया। ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, इसको हम अलग कलर से हम डिनोट कर सकते हैं। इसका कलर हम रख देते हैं ब्लू कलर, ठीक है। ये हो गया ब्लू कलर का। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक और वेक्टर लेंगे जिसका जो है वेक्टर की जो लेंथ रहेगी वो जेड डायरेक्शन में रहेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसा। इसकी हाइट अब देखो, अब क्या अंदाजे से लेना पड़ रहा है अपने को, यहाँ तक रहेगी, ठीक है। एक अंदाजे से ले रहा, ये हो गया। इसकी हाइट कितनी होगी, जेड। जेड हाइट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड जेड के बराबर है, ये जेड के बराबर है, ठीक है। अब ये एक वेक्टर है और नीचे एक ब्लू कलर का वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर है। नीचे वाला वेक्टर जो है सम है एक्स और वाई का, और ये ऊपर का वेक्टर है। अब इन दोनों का वेक्टर सम करना है। जब इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, वो आपको मिलेगा। इसको कौन सा कलर देते हैं हम, इसको ले लेते हैं हम पर्पल कलर, ठीक है। ये तो ये हो गया। इसको सर, कलर ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये आपको मिलेगा ये डायरेक्शन वेक्टर। कि मैंने क्या किया, दूसरे मेथड से पी पॉइंट तक पहुंचना है। उसके लिए क्या किया मैंने, पहले एक्स और वाई वेक्टर का एडिशन किया तो मुझे एक वेक्टर मिला जिसका नाम ए रख देते हैं हम यहाँ पे, वेक्टर ए मिला। फिर उसके बाद मैंने वेक्टर ए और जेड वेक्टर को ऐड किया। ये जो वेक्टर है इसका नाम है जेड वेक्टर। वेक्टर के ऊपर वेक्टर साइन लगाता है मैंने, मेरे पास यहाँ पे साइन लगाने में मेहनत लगेगी बहुत, हर बार लगाना पड़ेगा हर एक पे। आप अज्यूम करो जहां भी वेक्टर लिखा है वो वेक्टर के ऊपर एक बार रहेगा। बार पता है ना किस कैसा लिखते हैं वेक्टर? यस सर, पता है। यस सर। जैसे मैं एक Yes. यहाँ पे एक जस्ट मैं एक लिख देता ताकि आपको पता हो, सबको मालूम पड़ जाए। ये वेक्टर है, इसके ऊपर एक छोटा सा बार लगा देंगे। ये बाप रे, बहुत बड़ा बार हो गया था, इसको छोटा करना पड़ेगा इसका बार के लिए। एक मिनट। हाँ मैडम जी, वालेकुम सलाम जी, बोलिए ना।
मेरा एक मिनट मैं अगेन, तो ये अपने यहाँ क्या देखे अभी कि वेक्टर को अगर आपको ऐड करना है ना, आपको पी पॉइंट तक पहुंचना है, इफ यू वांट टू गेट अ वेक्टर पी, देन जस्ट यू हैव टू ऐड ऑल द वेक्टर्स। कुछ नहीं दिख रहा, बाकी को दिख रहा क्या? यस सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। जी यस। क्योंकि ऐप कभी कभी वो आ जाता है, हैंग हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कॉल ब्रेक हो जाता है, कभी कभी डेड कॉल आता है। मतलब ये क्या होता है, ये सब सॉफ्टवेयर की बातें हैं। नहीं, सॉफ्टवेयर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है और वहां से रिस्पांस आ गया, और उस टाइम जब रिस्पांस आया तो उस टाइम ये लेने के लिए रेडी नहीं था, और रिस्पांस आगे चला गया। अब फिर ये वेट करता है बैठा रिस्पांस का, तो इसमें क्या होता है वो वेटिंग में रहता है, और फिर वो मैच सिंक्रोनाइजेशन भी टूट जाता है, और फिर वो इसलिए ऐप को रिस्टार्ट करो, डबल से कॉल करता है, डबल से रिस्पॉन्स आता है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम है तो ऐप रिस्टार्ट कर देना, उसमें रिफ्रेश बटन होता तो उसको रिफ्रेश दबा देते हम। अच्छा, तो हम यहाँ पे ये तो हो गया था अपना कार्टेशियन सिस्टम। इसके अंदर जो है वेक्टर्स का अभी हमको इसमें एक और चीज देख लेते हैं, इस दूसरा फिगर बना लेते न्यू। होल्ड पे कौन डाल दिया इसको? क्या प्रॉब्लम होगा इसका? वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट निकालना है। मैं यहाँ पे लिख देता स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए इन द डायरेक्शन वेक्टर बी। ठीक है, ए बी के डायरेक्शन में ए कंपोनेंट का वेक्टर निकालना है, वो भी स्केलर कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, ये मेन टारगेट अपना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रोजेक्शन डालेंगे यहाँ से हम एक डॉटेड लाइन लेते हैं, डॉटेड लाइन का एक प्रोजेक्शन बनाते हैं यहाँ से। कहाँ से? इसके एंड से, इसके टिप ए का जो टिप है वहां से हम वर्टिकल डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। ये हो गया। और उसके बाद हम एक दूसरा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन सा कलर लेते? रेड लेते, दे दे। प्रिंसिपल सर का कॉल आ गया। एक प्रोजेक्शन डाल दिया, उस प्रोजेक्शन की जो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक दूसरा लाइन। कलर अच्छा नहीं है, दिख ही नहीं रहा, कौन सा कलर लेते हैं? ब्लू कलर। ठीक है, ये ठीक। एक सॉलिड लाइन लिया और यहाँ से एक वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर बनाया। तो ये जो क्या हुआ, वेक्टर ए का शेडो बनाया हमने बी के ऊपर। जस्ट वी हैव ड्रॉन अ लाइन वेक्टर in the direction of B, and the length of this vector is equal to the shadow of A। A का वर्टिकल डायरेक्शन में जो शेडो पड़ा B के ऊपर, उतनी ही लेंथ का मैंने एक वेक्टर बनाया। तो ये जो बना वेक्टर, ये इसका नाम B नहीं रहेगा, इसका नाम रहेगा एक नाम दे देते हैं बस, C वेक्टर। ठीक है, अब ये C जो है इसको हम बोलेंगे C इज अ वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर नहीं है, ये वेक्टर कंपोनेंट है ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ B। बट अगर हमको स्केलर कंपोनेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे C, और C को रखेंगे मॉड के अंदर। मॉड कैसे बनाएंगे अब यहाँ पे ऐसा, तो मॉड ऑफ C इज अ स्केलर कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ B। गॉट इट और नॉट? यस ठीक है, मॉड ऑफ C यानी C का मैग्नीट्यूड। C वेक्टर की जो लेंथ है, डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर अगर है तो 3 सेंटीमीटर इज द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। इस तरीके से आप किसी का भी ये निकाल सकते हैं। ठीक है, वेक्टर किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको स्केलर कंपोनेंट निकालना, और C खुद एक वेक्टर है, तो अगर हमको वेक्टर कंपोनेंट निकालना है तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ B वो भी आप निकाल सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, किसी भी वेक्टर का उसका शेडो आपको ड्रॉ करना है, मतलब वर्टिकल पोजीशन डालना है, जहां पे जिस पॉइंट पे वो टच होगा, इंटरसेक्ट होगा, वहां उसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर वहां तक एक वेक्टर ड्रॉ करना है। दैट विल बी कॉल्ड एज वेक्टर कंपोनेंट। तो इसको कैसा बोलेंगे, C इज अ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ B। C is a scalar vector component of A in the direction of B, और mod of C जो है is a scalar component of A in the direction of B। इस तरीके से इसको कहेंगे। ये क्लियर हुआ? कंपोनेंट्स? यस सर। यस सर।
तो दो कंपोनेंट देखे, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। ये अभी हमने बेसिक पढ़ा स्केलर कंपोनेंट का और वेक्टर कंपोनेंट का, इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमको एक दूसरे टाइप का वेक्टर पढ़ना है, क्योंकि अभी मैं वो पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर रिटर्न इसके इसी टॉपिक पे आऊंगा, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट पे। ये लेकिन कंसेप्ट होगा क्लियर हो जाएगा कि जब भी आप किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है आपको, स्केलर या वेक्टर, सबसे पहले आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे उसके शेडो की लेंथ के बराबर। ऊपर से इसका शेडो ड्रॉ कर देंगे, वर्टिकल पोजीशन ड्रॉ करेंगे, इसके पहले परपेंडिकुलर होना कंपलसरी है। ये ब्लू लाइन जो वर्टिकल दिख रही है ये परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये कंपलसरी है। और जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ तक आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और ये जो वेक्टर होगा इट विल बी कॉल्ड एज अ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ऊपर वाला वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल वेक्टर बी। और वो जो वेक्टर नया बना उसी का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड इज स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं एक दूसरा टाइप का वेक्टर। अब ये जो वेक्टर आपके सामने बना रहा मैं, इसकी लेंथ, ठीक है जैसे बना, इसकी लेंथ है फॉर एग्जांपल ये है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये लेंथ निकल गई इसकी। और इसका नाम है वेक्टर ए बार नहीं बना रहा मैं, आप जस्ट अज्यूम कर लो कि इसके ऊपर एक बार है, वेक्टर ए है ये, ठीक है। क्योंकि जो बार है उसको अगर नहीं ड्रॉ करे तो उसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर विदाउट अ बार इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे इसका मतलब तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैं बार बनाऊंगा तो हर बार मुझे वो एरो का कंसेप्ट लाना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा इससे कर लेता पेंसिल से, ये सिंपल रहेगा, ठीक है। ये ए बार, ये वेक्टर हो गया। अगर बार नहीं बना इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। और मैग्नीट्यूड बनाने का एक और तरीका है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो है ए इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और एक और तरीका है मॉड ऑफ ए बार। मॉड ऑफ ए बार इज आल्सो कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। दो तरीके यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बार लगाना जरूरी है, ठीक है। ऊपर बार रहेगा और साथ में मॉड रहेगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये मैग्नीट्यूड है। और अगर आपने बार भी नहीं लगाए और मॉड भी नहीं लगा, इसका मतलब भी होता है मैग्नीट्यूड। तो बोथ आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड और स्केलर कंपोनेंट, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के अंदर दो इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन इसकी क्या है कि ये डायरेक्शन दिखा रहा, दूसरी इंफॉर्मेशन ये लेंथ मैग्नीट्यूड दिखा रहा। आप इस वेक्टर को मैथमेटिकल तरीके से दो पार्ट में उसको ब्रेक कर सकते हैं। एक मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन इसकी क्या है कि इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, दूसरी इंफॉर्मेशन इसकी डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन शो करने के लिए यहां से लेकर यहां तक वेक्टर बनाना जरूरी नहीं है, देयर इज नो नीड टू ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ दिस लेंथ, जस्ट वी कैन ड्रॉ अ वेक्टर लाइक दिस। मैं एक दूसरा वेक्टर बना रहा हूं यहाँ पे, ये एक छोटा सा वेक्टर बना दिया। इस वेक्टर की लेंथ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेंथ का मैंने एक वेक्टर बना दिया। उसकी डायरेक्शन जो है बिल्कुल उसकी ए के डायरेक्शन के बराबर है, मतलब डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। और साथ में मैं लिख दिया मल्टीप्लाई यहाँ पे कि इसकी जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, ऊपर वाला जो वेक्टर था उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक पार्ट इसका छोटा करके इसकी इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन शो करने के लिए मैंने एक छोटा सा वेक्टर बनाया जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ को मैंने अलग से लिख दिया 6 सेंटीमीटर। अब ये देखकर आप, अगर मैं ऊपर का वेक्टर गायब भी कर दूं तो आप ये देख के बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन में ये जो 1 सेंटीमीटर का वेक्टर है, इस डायरेक्शन में 6 लेंथ का वेक्टर एक है। मतलब ऊपर ये वेक्टर है, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर समझ लो 100 सेंटीमीटर का वेक्टर मैं यहाँ पे पेज में तो बना नहीं सकता, ये ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ जस्ट मैं यहाँ पे लिख सकता 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का वेक्टर रहेगा और साथ में लेंथ लिख दूंगा 100 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों मिलके मुझे बता सकते हैं कि वेक्टर मेरे पास एक ऐसा है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर की है और 1 सेंटीमीटर की जो ये है वेक्टर, ये डायरेक्शन दिखा रहा है। तो आप क्या हो गए, अब इतना बड़ा वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इन्फॉर्मेशन मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। समझ में आएगा ये? यस सर, समझा समझा। यस सर। अब ये जो वेक्टर है जिसके लेंथ है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 को यूनिट कहते हैं इसलिए इस वेक्टर का नाम है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज लेंथ इज 1 यूनिट।
अगर यहाँ पे मैं सेंटीमीटर यूनिट की बात किया तो 1 सेंटीमीटर होगा। अगर मैं मीटर यूज करूं, ऐसा है, तो यूनिट वेक्टर की लेंथ होगी 1 मीटर। अगर एमएम में चल रहा है मेरा कंसेप्ट पूरा, तो एमएम में 1 यूनिट वेक्टर की लेंथ होगी 1 एमएम। तो डिपेंड्स कि आप कौन सा यूनिट में काम कर रहे हैं। अगर सामने मैंने सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर, हर जगह सेंटीमीटर दिख रहा है आपको, तो यूनिट वेक्टर की लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर shows a direction and has a magnitude of 1 unit। मैं जनरलाइज फॉर्म में कहूंगा 1 यूनिट, उसकी लेंथ रहेगी 1 यूनिट और उसका डायरेक्शन होगा। इट जस्ट कीप्स द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में उसको मसला नहीं। जब भी आप यूनिट वेक्टर को किसी भी वेक्टर से, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, वो सिर्फ डायरेक्शन उसमें देगा। मैग्नीट्यूड 1 जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इट विल नॉट चेंज द लेंथ। लेंथ से अगर मैं डायरेक्शन को मल्टीप्लाई किया, तो ये 1 सेंटीमीटर जो इसकी लेंथ है, वो इसकी एक्चुअल लेंथ को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो 100 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है। तो whenever you multiply a unit vector with another vector or a scalar quantity, it will not change the length and it will not change the magnitude, it will just add the direction। उसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर है जिसका यूनिट वेक्टर, और राइट में साइड में मैंने डिस्टेंस लिखा। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ मैं लिख रहा 100 इनटू यूनिट वेक्टर का नाम अगर मैं रखता ए। अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, स्मॉल लेटर्स में होता है। कुछ बुक्स में स्मॉल लेटर में लिखा है, कुछ बुक्स में लेटर्स स्मॉल है, कैपिटल उससे मतलब नहीं, लेकिन उसके ऊपर एक छोटा सा कैप लगाया होता है। यहाँ पे कैप के लिए मेरे पास कुछ है क्या? ये है, एक मिनट, ये है कैप के लिए मेरे पास। इसको मेरे को इसके ऊपर ले जाना पड़ेगा ऐसा। ठीक है। तो ए कैप जो है, ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर। आप चाहे तो स्मॉल ए लिखेंगे तब भी उसका मतलब होगा यूनिट वेक्टर, लेकिन बेहतर होगा क्योंकि हमारे जो अपने इंडियन बुक्स है, ऑथर है, वो सारे सारे इसको फॉलो करते हैं, ए कैप यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर। जस्ट ऐड अ कैप ओवर अल्फाबेट। अल्फाबेट के ऊपर कैप लगाने का मतलब ये होता है कि वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है। तो 100 ए कैप का मतलब होता है कि अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए हैविंग लेंथ 100 यूनिट्स। तो आप ये जो ऊपर में वेक्टर था, इसको आप एक अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप इसको? इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 ए कैप। बस डिस्टेंस नीचे जो मैं 6 सेंटीमीटर है उसको हटाना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। हो जाएगा 100 ए। यहाँ पे इसको, इसकी लेंथ हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। अब ये जो है नीचे, ये जो वेक्टर है, इसके लेंथ 100 सेंटीमीटर है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर ए लिखो कैपिटल ए फॉर्म में, या आप लिखो 100 ए कैप। बोथ आर करेक्ट। इसके अंदर तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट एक नाम है। इसके बाद इस नाम के अंदर यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऐसा इस तरीके से हमने लिखा है कि इसमें इन्फॉर्मेशन छुपी है। डायरेक्शन अलग से शो कर रहे हैं हम, और 100 अलग से शो कर रहे हैं हम। इसका मैग्नीट्यूड अलग से शो किया, डायरेक्शन अलग से शो किया। तो आप इसको स्प्लिट कर रहे हैं दो पार्ट में, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में। अ वेक्टर कैन बी स्प्लिटेड इनटू अ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। समझ में आया क्या? यस सर, आ गया। यस सर। हम्म। तो Yes, 100 sir. is called Yes, as sir. scalar quantity, 100 is called as scalar component of A, scalar component of A। ठीक है। और A is a direction, unit vector A is a direction। अब ये तो हो गया इस A कैप का। ठीक है। इसके आगे अगर हम स्टैंडर्ड डायरेक्शन लेते हैं, ये तो हो गया नॉन स्टैंडर्ड डायरेक्शन। ए डायरेक्शन का पता नहीं कौन सा डायरेक्शन है। हमारे पास स्टैंडर्ड डायरेक्शन 3 है। कौन से स्टैंडर्ड डायरेक्शन है? देखो यहाँ पे, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। अब एक्स डायरेक्शन में स्टैंडर्ड डायरेक्शन एक्स है, तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का नाम होगा एक्स स्मॉल एक्स कैप। अब कैप बनाने के लिए मेरे को अलग से प्रेस करना पड़ेगा। आप अज्यूम कर लो कि ये जो एक्स है, बना ही देते हैं, ये एक्स कैप। ठीक है। एक्स कैप इट इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। यूनिट वेक्टर, इसको आप यूनिट वेक्टर ए, एक इसको यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। इसको एक और तरीका इसका रिप्रेजेंट करने का, ए और सफिक्स में लिखेंगे एक्स और उसके ऊपर लगा देंगे कैप। ऐसा ए कैप एक्स, एक्स लेकिन सफिक्स में है, नीचे सबस्क्रिप्ट में है, नीचे में शिफ्ट होके। इसको समझने के लिए वर्ड में आना पड़ेगा फिर।
ठीक है, ए है ये, और इसके जगह ए कैप एक्स किस तरह से, ये दिख रहा है आपको, और इसको बाहर लगा सकते क्या हम? मेरा वर्ड एक्सपायर हो गया ना, तो मैं उसमें अच्छे से कर लेता। ये है कैप, अरे गायब हो गया। ठीक है, ये है यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ए कैप एक्स। आप इसको अभी में अगली बार ऐसा लिखना बहुत मुश्किल जाएगा, तो मैं जस्ट आपको ए एक्स लिख दूंगा तो समझ लेना ये ए कैप एक्स है, क्योंकि मेरे पास पेंसिल वाला सिस्टम नहीं है, वो व्हाइट बोर्ड नहीं है, और माउस से चलाना बहुत डिफिकल्ट जाता, तो यहाँ पे वर्ड मेरे पास नहीं है, WPS इतना अच्छा नहीं चलता है। ठीक है, तो ए कैप एक्स इज अ of unit vector of a vector in the direction of x, मतलब it is a unit vector in the direction of x having magnitude 1 unit। उस तरीके से मुझे बताओ, अगर मुझे y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या बोलेंगे उसको? D A cap cap Y. a cap y is a unit vector in the direction of y. Similarly, if you want to have a unit vector in the direction of z, just we have to apply A write cap a z Z. here, a cap z. a cap z is a unit vector in the direction of z। ठीक है, अब अगर मुझे ये पता हो कि वेक्टर ए है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर ए है, और ये वेक्टर इसके बाहर रखा देते हैं। वेक्टर ए है, इस वेक्टर को आप इस तरह लिख सकते हैं, पहले बाहर ही लगा देते हैं। वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू डायरेक्शन ऑफ ए। एक मिनट, ये जो वेक्टर है ना, इसको एक स्मॉल यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ए है, इसका पता नहीं ये कौन से डायरेक्शन में है। एक जनरलाइज फॉर्म का एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन नहीं पता कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, इस ए के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले लेंगे। कैसा बनाते हैं यूनिट वेक्टर? उसके डायरेक्शन में ए का वेक्टर है, उसी डायरेक्शन में एक छोटा सा वेक्टर बनाएंगे, यूनिट वेक्टर, जिसका लेंथ रहेगी 1 सेंटीमीटर, वो रहेगा ए कैप ए। और ए का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, जैसे 100 यहाँ पे हमने लिया था इधर, तो ये 100 इसके लेंथ हो जाएगी। तो यू कैन राइट अ वेक्टर इनटू दिस फॉर्म, मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर कंपोनेंट इनटू वेक्टर कंपोनेंट, मॉड ऑफ ए इनटू ए कैप ए। इसी तरीके से अगर हमारे पास वेक्टर है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये है वेक्टर, समझ लीजिए ये वेक्टर अपने पास है जो z डायरेक्शन में, ए जेड। ठीक है, अगर ऐसा वेक्टर है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ए, और इसको भी ए जेड करना पड़ेगा अपने को, ए जेड। ठीक है, काफी बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ z। तो अगर आपके पास कोई वेक्टर है जो z डायरेक्शन में है, जैसे कि हमारे पास यहाँ फिगर में हम देखे थे पहली बार, इसमें z डायरेक्शन में एक वेक्टर है, जैसे यहाँ पे दिख रहा, ये z डायरेक्शन का जो वेक्टर है, इसको आप नाम देंगे ए कैप जेड, ए जेड, ये वेक्टर हो गया z डायरेक्शन वाला। इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। तो इसी तरीके से आप कोई भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो इसको क्या कहेंगे, स्केलर कंपोनेंट ऑफ, इसको कहेंगे स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। और ये है यूनिट वेक्टर ए जेड, मतलब अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। क्लियर हो गया ये? यस सर। yes sir अब इसके ऊपर Yes, कुछ sir. ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तो जस्ट मैंने बहुत ही बेसिक बताया, जस्ट आज इंट्रोडक्शन जैसे समझ लो इसको, आपके चैप्टर का। कल नेक्स्ट लेक्चर से हम ईएमएफ में काफी थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ा, इसको जिसको याद रखना है
और जो अपने लैंग्वेज में नोट कर सकते हो नोट करके रख लेना है। दैट्स इट। मुझे आप अटेंडेंस लेने दो।